पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ खबरों की तरफ रुख करेंगे। बाबरी मसला कयामत तक का वास्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी के दरियाबाद क्षेत्र स्थित दुल्हनपुर कुटी पहुंचे। यहाँ उन्होंने बजरंग व्यायामशाला में आयोजित रामचा महायज्ञ में भाग लिया। उन्होंने समाज में एकता और सांस्कृतिक मूल्यों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि समाज को बांटने वाली राजनीति से बचना चाहिए। उनका बढ़ गए तो कटने के रास्ते खुल जाएंगे वाला संदेश काफी चर्चा में रहा। और बता दें कि बाराबंकी की धरा पर उत्साह का माहौल था, जिसका कारण था इस मौके पर सीएम योगी ने जनपद को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उपहार दिया। तो बाबरी मसला कयामत तक का वास्ता। 1952 में पहली चुनाव के बाद सरकारें बनी। लगातार हर चुनाव के बाद सरकारें बनती थी, फिर चुनाव होते थे, सरकारें बनती थी। अयोध्या में भगवान राम का उनकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, आखिर ये उनके मन में क्यों नहीं आया? आज तो हर व्यक्ति कहता है कि साहब राम हमारे भी हैं। हमने कहा सभी के हैं, राम तो सबके हैं, भेद इसमें है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है। तो बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सौगातें भी दी और निशाना भी साधा। और राहुल त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़ गए। राहुल, योगी के हुंकार और जबरदस्त तरीके का प्रहार, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी के दरियाबाद क्षेत्र में दुल्हादेपुर कुटी पहुंचे थे, जो बलराम दास की कुटी है। उन्होंने बजरंग व्यायामशाला में आयोजित रामाचा महायज्ञ में भाग लिया। समाज में एकता और सांस्कृतिक मूल्यों पर जोर दिया। काफी आक्रामक तरीके से वो बोल रहे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि समाज को बांटने वाली राजनीति से बचना चाहिए। वो अगर बढ़ गए तो कटने के रास्ते खुल जाएंगे। ये संदेश काफी चर्चा में रहा और साथ ही बाराबंकी की धरा का उत्साह का माहौल देखने को मिला। काफी बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए मौजूद थे और योगी ने जनपद को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उपहार दिया। साथ ही साथ उन्होंने बाराबंकी की अगर बात करें तो उन्होंने अपने वक्तव्य में ये भी कहा कि बाराबंकी को हम वहाँ पर विकास की एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। और साथ ही साथ 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान दंगों और माफियाओं से होती, दंगाइयों से होती थी, लेकिन आज यूपी उत्सव प्रदेश बन चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आज उत्तर प्रदेश में किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उसे पता है कि यमराज के घर का टिकट भी वहीं से कटेगा। उनकी एक बात पर लोगों की काफी तालियां भी मिली जब उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरह से कयामत भी आ जाए तो भी बाबरी का वो ढांचा अब दोबारा नहीं बन सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो खबर इस वक्त बाराबंकी से आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। हाशिए पर छोटे दल, छलका दर। संसद में जारी गतिरोध के बीच अब एनडीए के छोटे घटक दलों और निर्दलीय सांसदों का धैर्य जवाब देने लगा है। इन सांसदों ने एक सुर में सदन की कार्रवाई बार बार बाधित होकर गहरी चिंता जाहिर की। उनका तर्क है कि बड़े दलों की आपसी लड़ाई में उन छोटे जनप्रतिनिधियों की आवाज दब रही है जो अपने दम पर या सीमित संसाधनों के साथ संसद पहुंचे। दरअसल संसद के गलियारों में आजकल ये चर्चा जोरों पर है कि विपक्षी हंगामे और सत्ता पक्ष विपक्ष के टकराव के बीच में सांसद सबसे ज्यादा परेशान है, जो किसी बड़े राजनीतिक घराने से नहीं आते हैं। इन सांसदों का कहना है कि सदन न चलने से
उन्हें वे मंच नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए उनके क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुनकर भेजा। कई निर्दलीय और छोटे दलों के सांसदों ने भावुक होते हुए कहा कि हमारे पास कोई बड़ा राजनीतिक सरनेम नहीं है, हम कड़ी मेहनत और अपने क्षेत्र के मुद्दों के दम पर यहाँ पर पहुंचे हैं और जब सदन ही नहीं चलता तो हमारे पास अपनी बात रखने की जगह कहाँ होगी। कौन सी समस्याएं उठाई है? ये देखो, ये अधिवेशन के लिए करोड़ों रुपए है कि हम लोग जिस जनता के द्वारा जीतकर यहाँ पर आए हैं अपनी लोकसभा में, उस लोकसभा की आवाज को, समस्या को सदन में हम लोग को उठाना है। कल भी हमारा 0 आवर था, प्रश्नकाल था, आज भी हम लोग को यहाँ पर सवाल पूछना है और लगातार कांग्रेस इस पूरे सदन को बाधित करने का काम कर रहा है। विपक्ष अपने लोकसभा की समस्या से, देश के हित से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस और विपक्ष के साथियों को सिर्फ राजनीति करनी है। तो हम देखिए, हम लोग कोई, हमारे पास कोई फेमस। और अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस खबर भेजा। अखिलेश, बड़े नेताओं की जंग में क्षेत्रीय मुद्दों की जो आवाज़ है वो दब रही है, इसको लेकर जो छोटे दल हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हम हाशिए पर हैं। क्या जानकारी और क्या बात सांसदों की तरफ से कही गई? देखिए, संसद के सदन के दोनों में लगातार कार्रवाई जो बजट सत्र की चल रही है वो लगातार चल नहीं पा रही है। शोर शराबा, हंगामा और आरोप प्रत्यारोप और सदन की कार्रवाई स्थगित होने की वजह से जो सदन का माहौल है और जो सदस्य ऐसे हैं जो छोटे दल हैं, निर्दलीय सदस्य जीतकर आए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि बड़े दलों के आपसी तीखी नोक-झोंक और एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप और मुद्दों को लेकर घेराव करना और उसको लेकर लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित हो जाना, जिसके चलते वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में नहीं रख पाते हैं। और ऐसे सांसद हैं जो 1 सांसद, 2 सांसद, 3 सांसद, छोटी पार्टियां हैं, निर्दलीय हैं, वो ऐसे सांसद हैं ना तो वो अपने जनता की हितों की बात सदन में रख पाते हैं, ना तो उनके से जुड़ी हुई जो परियोजनाओं और योजनाओं को सदन में उठा पाते हैं, जिससे आम जनता का भारी नुकसान हो रहा है और जिसकी भरपाई वो सदस्य नहीं कर सकते हैं जब तक कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से सदन की नहीं चलती है, तब तक उनके और उनके लिए ये बेहद खतरनाक स्थिति होगा। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी की तनातनी और विपक्षी एकता तथा पक्ष के साथ जो छोटे छोटे दल हैं वो भी इसमें अब नाराजगी जैसी जाहिर कर रहे हैं कि सदन की कार्रवाई को कैसे भी चलाया जाए। इस सरकार की जिम्मेदारी है सदन को चलाएं और सबसे भी वो अपील करते हैं कि सदन को चलाने में सहयोग करें। फिलहाल सदन चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यूपीए या कह सकते हैं एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों आमने सामने हैं और सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है और अब तो लोकसभा अध्यक्ष को के खिलाफ भी प्रस्ताव पाने लग तक तो पहुंच गई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, संसद में गतिरोध से हाशिए पर छोटे दल हैं, ये बात सांसदों का कहना है। और आगे बढ़ते हैं, भरी हुंकार, मोदी पर सीधा वार। यूपी की सियासत ने पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जेल से बाहर आने के बाद संजय सिंह अब काशी के मुद्दे पर बेहद आक्रामक मुद्रा में है और उन्होंने सीधे पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो मणिकर्णिका घाट चलकर वहां की सच्चाई देखें। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता संजय सिंह अब आर पार की लड़ाई में है के मूड में। उत्तर प्रदेश की सरगर्मी पर कदम रखते ही उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को अपना निशाना बनाया और संजय सिंह ने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर काशी की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा बताओ, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान किसके हैं, हिंदू के कि मुसलमान के? सबसे ज्यादा महंगाई का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, हिंदुओं पे कि मुसलमानों पर? सबसे ज्यादा स्कूल बंद होने से अशिक्षित किसके बच्चे होंगे, हिंदू के कि मुसलमान के?
अस्पताल खराब रहेगा, बदहाली रहेगी, तो सबसे ज्यादा उसका नुकसान हिंदू को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को होगा कि मुसलमान को? तो कह रहे बेटा तुम बर्बाद हो जाओ, तबाह हो जाओ तुम, बस सबको जाओ भूल, याद रखना कमल का, चाहे तो और हम जितना जेब काटी, खाली कमल के फूल याद रखे, बने रहो फूल। अभी ट्रेड डील किया है, ट्रेड डील। मोदी जी एक मामले में बहुत गजब के आदमी है, पैकेजिंग इतनी शानदार करते हैं पूरा देश अचंभित हो जाता है। करे लड्डू बांटो देश के लोगों, अमेरिका से ट्रेड डील हो गई, ट्रेड डील हो गई, ट्रेड डील हो गई। और अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। अखिलेश, वाराणसी में संजय सिंह पहुंचे और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है, क्या जानकारी? देखिए, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जब जब उत्तर प्रदेश में आते हैं, संसद और संसद के बाहर और सड़क से लेकर सदन तक लगातार वो जिस तरह की लड़ाई भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, और खासकर जब से उत्तर प्रदेश में काशी के मणिकर्णिका घाट को लेकर एफआईआर दर्ज की गई, तब से अब तक वो भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। संजय सिंह की तरफ से आज फिर कहा गया कि बनारस के अंदर जो हालात हैं, काशी के अंदर जो बुलडोजर चल रहा है, उसे मणिकर्णिका घाट से लेकर तमाम मंदिरों से लेकर उन पुरानी विरासतों को तोड़कर नष्ट नाबूद किया जा रहा है। अगर उनकी कही हुई बातों पर प्रधानमंत्री को शक होता है तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को खुद आकर चलकर देखना चाहिए और प्रधानमंत्री देखें और देश की जनता को बताएं क्या वाकई में उस पुरानी विरासत को, जो ऐतिहासिक मंदिर है, जो रास्ते हैं, उनको तोड़कर बुलडोजर चलाकर नष्ट नाबूद किया जा रहा है। और लगातार जिस तरह से बर्बाद हो रहे क्षेत्र में और खासकर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने डोमरी गांव को गोद लिया था, उसके हालात, उसके विकास के कार्य और वहां के लोगों के जो जीवन स्थिति है उसमें कोई खास परिवर्तन और सुधार नहीं हुआ है। वहां की महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, तमाम लोग कई बार छोटी छोटी चीजों को धरना प्रदर्शन के सहारे विरोध दर्ज कराते हैं और हालात काशी के ऐसे हो गए जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब यहाँ चुनाव लड़ने आते हैं तो काशी के जो अपने संसदीय क्षेत्र में तमाम तरह के वादे करते हैं और तमाम तरह के कस्में खाते हैं कि वो इसको क्या से क्या बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो कहा जा सकता है कि संजय सिंह आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अपनों के एक चर्चित चेहरा आम आदमी पार्टी को चुनावी मैदान में एक कड़ी टक्कर में खड़ी करना, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की आमने सामने विधानसभा चुनाव में टक्कर होनी है। तीसरी पार्टी बसपा विकल्प के तौर पर रहती है, लेकिन संजय सिंह की जो कार्यशैली है, संजय सिंह का जो मुखर होना और भाजपा पर हमलावर होना, योगी और मोदी पर जिस तरह से पीछे हमले करना, ये साफ तौर पे बता रहा है कि मुख्य चेहरे के रूप में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह अपनी भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो वाराणसी में संजय सिंह गरजे हैं और संजय सिंह का जो प्रहार मोदी योगी पे रहा, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है आने वाले चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी का मुख्य चेहरा रह सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, एसडीएम का फरमान, मीडिया बैन। खबर कन्नौज से, जहां एसडीएम सदर वैशाली ने लोकतंत्र को चौथे स्तंभ को उंगलियों पर नचाने वाला फरमान जारी किया। उन्होंने निर्देशित किया कि मीडिया संस्थानों के फोटोग्राफर सहित पत्रकार उनसे परमिशन लेकर ही फोटो या वीडियो बनाए। एसडीएम यहां नगर पालिका परिषद परिसर में जारी एसआईआर प्रक्रिया का
औचक निरीक्षण करने पहुंची थी। इस दौरान एसडीएम ने कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों के वीडियो बनाने पर उनके कैमरे बंद करा दिए और कहा कि पहले पूछने के बाद वीडियो बनाना चाहिए था। उन्होंने मौजूदा पत्रकारों, फोटोग्राफरों को ताकीद किया कि आइंदा से परमिशन लेकर ही कवरेज करनी होगी। आदेश लिए बिना कैमरा नहीं चलाने दिया जाएगा। तो ये कन्नौज की खबर है, जहां पर जो एसडीएम साहिबा हैं वो चौथे स्तंभ से अपने आप को ऊपर समझने लगी और फरमान दे रही हैं, तुगलकी फरमान दे रही हैं कि बिना उनके इजाजत के कोई इनसे सवाल नहीं पूछ सकता। कन्नौज की खबर आपको बता रहे हैं। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, हमने देखा ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से जो एसडीएम सदर हैं उनका तुगलकी फरमान जो है कि बिना उनकी इजाजत के सवाल नहीं पूछा जा सकता है। जी बिल्कुल, ये जो रवैया है और ये अजब गजब जो इनका फरमान है, जो ये अधिकारी इस तरह के नए नियम निकाल देते हैं, तो अपने आप में सबसे बड़े सवाल खुद यहीं पर ही खड़े हो जाते हैं कि आखिर इस तरह के नियम आते कहाँ से हैं और वीडियो चलने के दौरान इन लोगों को आखिर क्यों इतनी तकलीफ हो जाती है इन अधिकारियों को, जबकि ये अधिकारी एक सक्षम अधिकारी हैं, ये IAS भी हैं और यहाँ पर ये पद पे यहाँ पर एज अ ट्रेनिंग भी है। नहीं, ये कैसी सक्षम अधिकारी है कि चौथे स्तंभ की भूमिका ही नहीं समझ पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं वहां पर, हमारी टीम वहां पर जब वीडियो बना रही थी तो वहां पर हम सभी लोग खड़े थे और ये औचक निरीक्षण करने पहुंची थी नगर पालिका में, जहां पर SIR प्रक्रिया का काम बहुत ही तेजी से चल रहा था। तो हम लोग भी वहां पर कवरेज कर रहे थे, तभी ये एक कमरे में गई है और वहां पर ये कुछ अनुपस्थित लोग थे तो उनके लिए उनकी जानकारी लेने लगी। उसी दौरान कैमरा चल रहा था, तब इनको ये नागवार गुजरा और उन्होंने सीधे सीधे बोला कि आप अगर वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो बनाने से पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए। तो मीडिया के ऊपर ये सीधा सीधा प्रहार है, क्योंकि अधिकारी इस तरह से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि वो जब चाहें तब मीडिया कैमरा चलाए, वो जब चाहे तब मीडिया कैमरा ना चलाए। तो ऐसे में कौन सी ऐसी चीजें रहती हैं जो ये अधिकारी छुपाने की कोशिश करते हैं, जबकि हम लोग लगातार अच्छी खबरें दिखाते हैं, प्रशासन को जगाने वाली खबरें दिखाते हैं कि जो उनको भी सपोर्ट करती हैं। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा था कि वहां पर जो लोग आए हुए थे दूर दूर से आ रहे थे और SIR प्रक्रिया में जो वहां पर अधिकारी लगे हुए थे वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन SDM मैडम जो वैशाली जी हैं उनको न जाने किस चीज की तकलीफ हुई जो उन्होंने बोल दिया कि आप वीडियो बना रहे हैं, क्या आपने परमिशन ली या आपने इसके बारे में मुझसे पूछा। ये तमाम ऐसी चीजें थी जो वहां पर खुद उनके ऊपर सवाल खड़े करने लगी। ठीक है, तो सवाल खड़े होते हैं SDM पे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो चौथे स्तंभ को क्या उंगलियों पे नचाएंगे SDM महोदया? ये तस्वीर, ये खबर इस बात को बताती। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबर आपको दिखाएंगे, डॉक्टर की लापरवाही, मासूम ने गंवाया पैर। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बांदा में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की घोर लापरवाही के चलते 4 वर्ष की मासूम मानवी जो अपने पिता के आंगन में अच्छे से 4 कदम चल भी नहीं पाई थी, अपना एक पैर गंवाना पड़ा। बांदा में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की घोर लापरवाही की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी सैकड़ों मरीजों के साथ इस तरह की घटना हो चुकी है। आपको बता दें कि मामला थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के पडुई गांव निवासी अनिल की 5 वर्षीय पुत्री मानवी का है। आपको बता दें कि उसका इलाज डॉक्टर विनीत सिंह ने किया और ऑपरेशन के 30 जनवरी की तारीख नियत की। पीड़ित की मां का आरोप है कि हमसे 15,000 रुपये लिए गए, लेकिन 23 तारीख को डॉक्टर ने हमारी बच्ची मानवी को गलत तरीके से टाइट पट्टी बांध देने की वजह से पाँव की नसों में ब्लीडिंग हो गई, उसका पैर जो है वो काटना पड़ा है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित परिवार है वो न्याय की गुहार लगा रहा है। के बाद जहाँ ऑपरेशन थिएटर के बाद कह दे कि आपकी लड़की का पैर काटा जाएगा, अब यहाँ से ले जाइए आप, मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा। हम ये सोच रहे हैं कि लड़की का, जब तक हमारी लड़की है शादी विवाह से लेकर और पढ़ाई लिखाई सब उसका ट्रीटमेंट करवाया जा लड़की को, कि मतलब उसे लाचार ना हो कि मैं अबाहिज हूँ, उसे इस तरह के परवरिश दी जाए कि उसे लगे कि मेरा पैर कटा नहीं है, मैं
मैं कर सकती हूँ, अपने अपने पैरों में खड़ी हो सकती हूँ। अगर लड़की को मैं पढ़ाना चाह रही हूँ। किससे मांग करोगी और किस तरह के न्याय की मांग करोगे? हम महोदय के यहाँ श्रीमान जिलाधिकारी के यहाँ प्रस्ताव देने आए हैं कि हमारे बेटे को आप देखिए, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। किस तरह का न्याय चाहिए? न्याय इस तरह चाहिए, क्या नाम से, बेटे हमारे जीवन के लिए विकलांग हो गई है और क्या नाम से डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल कीजिए और हम हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं और हमें न्याय चाहिए, क्या नाम से बेटे के भविष्य के लिए हमें चिंता हो रही है। और आगे बढ़ते हैं। जोरदार प्रदर्शन, लागू करो यूजीसी। लखनऊ में आज राजनीतिक हलचल उस वक्त तेज हो गई जब अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने यूजीसी नीतियों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक के बाद पल्लवी पटेल को हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें, अपना दल के नेता पल्लवी पटेल ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उनका तर्क है कि छात्रों के अधिकारों और शिक्षा प्रणाली में समानता सुनिश्चित करने के लिए इस रेगुलेशन का क्रियान्वयन अनिवार्य है। देखिए, प्रदर्शन नहीं है, ये आम जनता के मुद्दे का सवाल है, उसका जवाब हम सरकार से चाहते हैं और उस नाते आज सड़कों पे उतरे हैं, जहां पर हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि समानता को बढ़ावा देने वाले जिस यूजीसी रेगुलेशन 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और संसदीय समिति की संस्तुति के उपरांत लाया गया, उसमें एकाएक 2 दिन के किसी एक समाज के प्रोटेस्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अविलंब बैन क्यों लगा दिया? ये सवाल है हमारा, क्योंकि अगर इस रेगुलेशन में खामियां हैं तो धारा 370 भी इस देश में रातों रात लागू हुआ। क्या वो पिक्चर परफेक्ट था? क्या उसमें कोई कमी नहीं थी? तो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लागू करने की मांग आईटी चौराहे से पुलिस लाइन तक मार्च किया गया है और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता इस पर जुड़ गया। मनीष, यूजीसी को लेकर पल्लवी पटेल का हल्ला बोल देखने को मिला है, क्या जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से विधायक पल्लवी पटेल लगातार जो है यूजीसी कानून को जो है दोबारा लाने के लिए जो है उनके द्वारा लगातार जो है पहले मीडिया के सामने मुखातिब होकर के उनके द्वारा बयान दिए गए, उसके बाद जो है फिर आज उनके द्वारा हल्ला बोल करके जो है लखनऊ के आईटी चौराहे पर उनके समर्थकों के साथ जो है काफी देर तक उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस प्रकार से यूजीसी कानून को जो है उनके द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है, जिस प्रकार से वो लाया गया था और 2 दिन के हल्ले के बाद ही उस कानून को जो है रोक दिया गया। उस कानून को लागू होना चाहिए जिससे कि समानता की बात कर सके। जिस प्रकार से उनके द्वारा जो साफ तौर से अभी तक जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों में उनके द्वारा भारत सरकार के आंकड़ों के आधार पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि धर्म, जाति और अन्य बिंदुओं पर करीब 118 गुना जो है मामले अब तक बढ़ चुके हैं। तो लगातार जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि आज पल्लवी पटेल ने जो है अपने समर्थकों के साथ जो है जमकर प्रदर्शन किया, जहां पर पुलिस महकमे के साथ जो है उनकी काफी बहस हुई, उनके समर्थकों के साथ जो है धक्का मुक्की हुई। जबरन जो है पुलिस कर्मियों के द्वारा जो है उनको गाड़ी में बैठा करके जो है उनको हिरासत में लिया गया। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पल्लवी पटेल का साफ तौर से एक मांग है कि यूजीसी जो कानून जो लाया गया, विद्यार्थियों के लिए लाया गया, उस कानून को जो रोका गया है उसको तत्काल प्रभाव से लागू कर देना चाहिए। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि आपकी बात की यूजीसी जो कानून लाया गया था उसमें ओबीसी मतलब पिछड़े वर्ग के लोगों को भी जो है शामिल किया गया था। तो इसी को कह सकते हैं कि राजनीति भी मानी जा सकती है, लेकिन जिस प्रकार से जो है यूजीसी कानून पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, उस रोक को हटाने की उनके द्वारा मांग की जा रही है और उस यूजीसी कानून को दोबारा लाने की उनके द्वारा ये उनकी मांग को जो है जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जो है लगातार इसी प्रकार से उनके द्वारा आगे भी
उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आगे भी उनके प्रदर्शन चलते रहेंगे जब तक उनकी मांगों को ठीक है, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी प्रदर्शन चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और खास खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।